नमस्कार। यदि आपको थोड़ी बहुत भी सनातन धर्म में दिलचस्पी है तो पंच तत्वों के बारे में आपने जरूर सुना या पढ़ा होगा। तो क्या है ये पंच तत्व? ये हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। इन पंच तत्वों के साथ बहुत सारे गुणधर्म या जिसे हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं जुड़ी हुई है। पर यहाँ मैंने सिर्फ जो बहुत प्रचलित है उसी को ही दर्शाया। इन पांच तत्वों के साथ ये पांच ज्ञानेंद्रियां जुड़ी हुई हैं। जैसे आकाश तत्व है तो आकाश तत्व के साथ कर्ण, कर्ण यानी सुनने की जो क्षमता है वो जुड़ी हुई है। इसी प्रकार जो अगला तत्व है वायु, उसके साथ त्वचा यानी कि स्पर्श की क्षमता जुड़ी हुई है। ज्यादातर जगह आपको जो तत्वों की तालिका दिखाई जाती है उसमें तत्वों के जो नाम हैं और उनसे संबंधित जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनको इस प्रकार से दिखाया जाता है। पतल पर दरअसल ये ऐसा है नहीं। ये सही शब्द, सही ढंग है इसको दिखाने का। जब इन तत्वों के गुणधर्म की अभिव्यक्ति होती है तो इस ढंग से होती है। पहले आकाश तत्व का उदय होता है, उस समय जो उसकी प्रॉपर्टी या तन्मात्रा है वो शब्द है। उसके बाद जब अगला तत्व वायु का उदय होता है तो उसका जो प्रबल गुणधर्म है वो स्पर्श है, लेकिन उसके साथ शब्द भी चला आता है जो कि आकाश तत्व से आ रहा है। इसी प्रकार अग्नि में दृश्य भी है, स्पर्श भी है और शब्द भी है। और पृथ्वी में आप देखेंगे तो सारे पांचों तत्वों का समावेश हो जाता है। तो ये ढंग सही है इसको दिखाने का। और इनका जो क्रम है, जो पंच तत्व हैं, इनका क्रम निश्चित है, इसे बदला नहीं जा सकता है। इन्हें आप अनेक जगह पंचभूत या पंच महाभूत के नाम से भी आपको देखने या सुनने को मिलेगा। यहाँ तक कि एक शब्द आपने सुना होगा, प्रपंच। प्रपंच का ऐसे तो मतलब होता है गड़बड़ झाला, लेकिन ये प्रपंच शब्द भी इन्हीं पंचभूत से आया है। आगे हम देखेंगे कि कैसे ये प्रपंच शब्द की उत्पत्ति, जबकि इसका मतलब गड़बड़ झाला होता है, लेकिन ये पंचभूत से ही, पांच तत्वों से ही निकला हुआ शब्द है। पंचतत्व की भारतीय दर्शन परंपरा जो कि हजारों सालों की है, और भारतीय या सनातन साधना परंपरा में पंच तत्वों का जगह जगह आपको उल्लेख मिलेगा। इसकी इतनी अधिक महिमा है कि जब इसके बारे में कुछ लिखा जाता है तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ये एक इंटरनेट पे एक लेख है जिस जिससे ये लिया गया है, लेकिन पंच तत्वों के बारे में कुछ इसी प्रकार से जो है बताया जाता है। उसका इतना अधिक महिमा मंडन कर दिया जाता है कि इसके कारण कई बार ऐसा प्रतीत होता है, या मैं कहूँ अधिकांशतः ऐसा प्रतीत होता है कि पंच तत्व कहीं सुदूर अंतरिक्ष में, किसी ब्रह्मांड में कहीं कोई छुपी हुई अदृश्य अलौकिक शक्ति है, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन इस तरह के लेख, अधिकांश लेख में आपको ऐसा ही जो है पढ़ने को मिलेगा। और इससे आपको बहुत समझ में नहीं आता कि पंचतत्व है क्या, सिवाय इसके कि कुछ अलौकिक चीज है। अब जैसे ये लाइन है, ब्रह्मांड के निर्माण में पांच तत्वों की अहम भूमिका है, ये लिख दिया गया है लेकिन इसे समझाया नहीं गया है। वही हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये पंच तत्व कोई ऐसा बहुत सुदूर चीज नहीं है, या आपके बड़ी निकटतम वाली कोई
अवस्था है, जिसे कि हम आगे समझेंगे। पंचतत्व के अलौकिक आख्यान और व्याख्यान से प्रभावित होकर इस तरह के सनसनीखेज टाइटल के साथ बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इससे ऐसा लगता है कि जैसे कोई पंचतत्व ना होकर कुछ जादू टोना टाइप की बातें हो रही हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। इससे बड़ा नुकसान किसी भी जो भी व्यक्ति साधना मार्ग में जाने के लिए इच्छुक है, उसके लिए इस तरह के सनसनीखेज टाइटल और जादू टोना टाइप की प्रस्तुति से जरूर जो है बचना चाहिए। पंच तत्व में ये जो शब्द है तत्व, और रसायन शास्त्र का जो ये पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो शब्द है एलिमेंट, एलिमेंट का भी मतलब शब्द होता है, इसके कारण भी बहुत सारा भ्रम पैदा होता है। खासतौर पर ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह की चीज़ों को बार बार पढ़ा होता है। ब्रह्मांड के निर्माण में 5 तत्वों की अहम भूमिका है। ऐसे लोगों को लगता है कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये 5 तत्व यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, इन्हीं सब चीज़ों से बना हुआ है। उनके अंदर यही भाव प्रबल हो जाता है, पर ये सच नहीं है। संसार आपका, जैसा कि विज्ञान बताता है, या विज्ञान के जो एलिमेंट्स हैं उसी से ही बना है। ये दो अलग अलग चीज़ है। विज्ञान का अपना एक दृष्टिकोण है संसार को देखने का, जो कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और जो पंच तत्व है ये एक व्यक्तिगत साधना में कुछ चीज़ें देखी गई हैं, ये वो स्थिति है। तो इनके दोनों के बीच में कोई ऐसा सीधा संबंध नहीं है। ना ही ये एक चीज़ अच्छी है दूसरी चीज़ खराब है, या दूसरी चीज़ अच्छी है पहली चीज़ खराब है, ना ही ऐसा कुछ तुलना यहाँ पर करी जा सकती है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। पंचतत्व के रहस्य को, जैसा मैंने अपने तत्वज्ञानी गुरुओं से सीखा, वही कुछ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। पंचतत्व को समझने के लिए सबसे आसान और सरल मार्ग है आत्म जिज्ञासा या आत्म विचार का मार्ग। इससे ज्यादा सरल और सुगम मार्ग और कुछ नहीं हो सकता। पंच तत्व का सीधा सीधा संबंध हमारी ज्ञानेंद्रियों से है। कर्ण, त्वचा, दृष्टि, जीभ। और आत्म जिज्ञासा और आत्म विचार का मतलब है अपने बारे में विचार करना, अपने बारे में जिज्ञासा करना। तो सबसे पहली जिज्ञासा जो आपके मन में होनी चाहिए और जो आपको पंचतत्व साधना की ओर ले जाएगी, या पंचतत्व के रहस्य को और ज्यादा नजदीक से समझने का माध्यम बन सकती है, वो है इस तरह के प्रश्न कि जैसे मेरे भीतर सुनने की या स्पर्श करने की ये क्षमता कहाँ से और कैसे पैदा हो जाती है। ये एक सरल सा प्रश्न है जिसे कोई भी पूछ सकता है। ये देखने में बहुत साधारण प्रश्न लगता है, पर ये बड़ा गंभीर प्रश्न है कि मेरे भीतर देखने की या सुनने की या स्पर्श करने की ये सब क्षमता कहाँ से पैदा हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि विज्ञान को ये मालूम है, लेकिन विज्ञान को ये नहीं मालूम। जैसे कि देखने की प्रक्रिया, ये सच है कि विज्ञान को ये सब मालूम है कि प्रकाश आपकी आंखों में कैसे जाता है और वहां से उसकी यात्रा जो आपका मस्तिष्क है उसके पिछले हिस्से में कैसे कैसे होती है। ये सारी चीजें विज्ञान को इसका एक एक इंच मालूम है कि ये कैसे जो होता है। लेकिन ये जो देखने का यंत्र है, ये जो चक्षु यंत्र है, इसमें देखने का बोध कैसे पैदा हो जाता है, ये जो देखने का एहसास है ये कैसे पैदा हो जाता है, ये विज्ञान अभी भी ये जानने में अक्षम है। विज्ञान आपके लिए नकली आंख बना सकता है,
विज्ञान के पास इतनी क्षमता है कि वो आपकी बहुत सारी इंद्रियों को प्रयोगशाला में बना सकता है। जैसे आपके लिए नकली कान भी बना सकता है। ये सब क्षमता विज्ञान में देर सवेर कुछ तो अभी हो ही गई है, कुछ आगे हो जाएंगे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कुछ ऐसी समस्या है जिसके कारण इन इंद्रियों से जो बोध पैदा होता है, जो एहसास पैदा होता है, वो कैसे पैदा हो जाता है, ये विज्ञान के लिए बहुत बड़ी एक पहेली है। और यही रहस्य, और या इस रहस्य का बोध, या इस रहस्य की फीलिंग ही सही तरीका है पंचतत्व को समझने का भी, और पंचतत्व की साधना के मार्ग में जाने का भी। युग में जो आज के सबसे विख्यात वैज्ञानिक या दार्शनिक हैं, उनके बीच में निरंतर ये वार्तालाप जारी है कि हमारे भीतर जो बोध का एहसास पैदा होता है, वो कहाँ से पैदा होता है, वो किस जगह अवस्थित है, उसका केंद्र बिंदु क्या है। और इसको विज्ञान की भाषा में हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये एक ऐसी कठिन समस्या है जिससे विज्ञान अभी जूझ रहा है। और जैसा कि मैंने बोला कि कुछ ऐसी बुनियादी समस्या है जिससे विज्ञान को लगता है कि वह इस समस्या को शायद कभी ना सुलझा पाए। इसकी कुछ बुनियादी कारण है। अगर आपको इसके विषय में और जानना है तो आपको हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस ऐसे ये आपको यूट्यूब में देखना चाहिए। आपको बहुत दिलचस्प और अच्छे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर इस विषय में और भी ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। इसको हम कह सकते हैं कि ये बोध की अबूझ पहेली है, हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। और इसके इसकी बुनियाद में दो प्रश्न हैं जिनसे विज्ञान निरंतर जूझ रहा है। वो दो प्रश्न क्या हैं? पहला प्रश्न है कि ये बोध क्यों होता है, इस बोध का केंद्र बिंदु का शरीर में कहाँ है। दूसरा है कि मेरे अंदर कौन है जिसे ये बोध होता है। ये दोनों ही प्रश्न बड़े ही दिलचस्प हैं, जटिल भी हैं और रहस्यात्मक भी हैं। यह जो दो प्रश्न हैं, ये बोध क्यों होता है, इस बोध का या इस एहसास का जो केंद्र बिंदु है वो मेरे भीतर कहाँ है, और दूसरा मेरे अंदर कौन है जिसे ये बोध होता है। तो पहले हम इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं, ये बोध क्यों होता है। विज्ञान का अपना एक दृष्टिकोण है और सनातन साधना मार्ग का अपना एक दूसरा दृष्टिकोण है। इसे एक उदाहरण से हम समझें। जैसे कि इस चित्र में ये आदमी एक दीवार को छू रहा है। अब ये छूनेपन का जो एहसास है, जो उसकी उंगलियों से चलकर और उसके मस्तिष्क तक जा रहा है, विज्ञान को ये सारी यात्रा पूरी मालूम है कि ये पूरी तरंग कैसे उठती है और मस्तिष्क में कहाँ जाती है। लेकिन जो बोध है, जो एहसास है, स्पर्श का एहसास दीवार को छूते वक्त, और बाद में एक ठोसपन कि ये कोई ठोस चीज है जिसे हम छू रहे हैं, इसका एहसास, ये दोनों एहसास बड़े ही रहस्यात्मक है विज्ञान के लिए, और विज्ञान इसे नहीं जान पाता है। लेकिन भारतीय साधना मार्ग में इसे तत्वों के माध्यम से समझाया गया है कि ये व्यक्ति जब इस दीवार को छूता है तो उसके भीतर एक स्पर्श का पहले बोध उत्पन्न होता है। ये स्पर्श का बोध वायु तत्व के उदय होने के कारण होता है, जिसके कारण स्पर्श का भाव पैदा होता है। तो वायु तत्व के उदय से स्पर्श का भाव पैदा हुआ, और ये दीवार ठोस है, कठोर है, ये भाव पृथ्वी तत्व के कारण पैदा होता है। तो ये दोनों ही तत्वों का खेल जब अंदर चलता है, तब ये पूरा एहसास एक दीवार को छूने का और उसके ठोस या
कठिनपन को जानने का। ये पृथ्वी तत्व का जैसे उदाहरण अगर लें तो पृथ्वी तत्व के उदय के कारण आपके भीतर बहुत तरह के एहसास पैदा होते हैं, बहुत तरह के बोध पैदा होते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल पुल है या जो गुरुत्वाकर्षण है। कभी आपने सोचा है कि आपको क्यों महसूस होता है गुरुत्वाकर्षण? इस प्रश्न को आत्म जिज्ञासा या आत्म विचार के दृष्टिकोण से आप पूछिए, विज्ञान के दृष्टिकोण से नहीं, कि आपके भीतर क्यों ये भाव पैदा होता है गुरुत्वाकर्षण का। जब आप जमीन पर चलते हैं या बैठे हैं तो इसका कारण पृथ्वी तत्व का उदय होना है। पंच तत्व के हिसाब से इसका कारण अब ये गुरुत्वाकर्षण तो सिर्फ एक ही गुण है, इसके अलावा और भी बहुत सारे गुणधर्म हैं जो कि पृथ्वी तत्व के उदय होने से आपके भीतर पैदा होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति कठोर स्वभाव का है। यहाँ हम स्वभाव की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति कठोर स्वभाव का है, ये जो कठोरता है ये भी पृथ्वी तत्व के कारण ही होती है। इस तरह से हम बहुत सारी और चीजें भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि दृढ़ निश्चय। एक आदमी का दृढ़ निश्चय का जो गुण होता है, या एक आदमी जो जिद्दी होता है या ठस होता है, अपने विचारधारा से जो डिगने के लिए तैयार नहीं होता। जब हम कहते हैं डिगने के लिए तैयार नहीं होता, ये भाव या ये गुण ये पृथ्वी तत्व के कारण ही ये आपके भीतर पैदा होता है। तो जब ये भाव प्रबल होता है तो इस तरह का व्यवहार आपके चरित्र में देखने को मिल जाता है। जब ये भाव, जब ये तत्व यानी कि पृथ्वी तत्व जब ये शिथिल होता है शरीर में, तो आप जिद्दी नहीं होंगे या आप ठस नहीं होंगे। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक शारीरिक तौर पे सिर्फ आपको चीज़ें कठोर या महसूस हो रही हैं या ठोस महसूस हो रही हैं तो पृथ्वी तत्व से उतना ही करा रहा है, ऐसा नहीं है। आपके भीतर जो एक आपका भावनात्मक पक्ष है या आपका एक जो मानसिक पक्ष है, इसकी बहुत सारी चीज़ें वो पृथ्वी तत्व के कारण ही नियंत्रित होती हैं। इसी प्रकार बाकी सारे तत्व हैं, हर तत्व का अपना एक बहुत बड़ा एक गुणधर्म की एक बहुत बड़ी सूची है। ये सब निरंतर आपके भीतर इन तत्वों का उदय और परस्पर मिलन हो रहा है। इसी के कारण ये सारा जो व्यापार है, देह का व्यापार, इंद्रियों का व्यापार, मानसिक व्यापार, भावनात्मक व्यापार, ये सब चलता रहता है। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसा कि इस चित्र में एक एटम या अणु को दर्शाया गया है। जब आप किसी अणु को या एटम को या किसी भी चीज को इस तरह से देखते हैं तो आपके भीतर क्या भाव उदय होता है? जैसे कि इस अणु के बीचों बीच आपको कुछ ठोस गेंद की तरह चीजें दिख रही हैं जो कि अणु का नाभिकीय हिस्सा है। तो आपके अंदर एक ठोस चीज का भाव उदय होता है, यही पृथ्वी तत्व है। अणु को देखते वक्त जब आपको ये ठोस पन का एहसास जब होता है तो ये पृथ्वी तत्व है। फिर आप ये खाली जगह देखते हैं, जब अणु अणु का कुछ चित्र आप देखते हैं तो आपको ये गैप या खालीपन जो दिखाई देता है, ये खालीपन का एहसास या बोध आकाश तत्व के कारण आता है। फिर इन चित्रों में इस तरह के दिखाया जाता है कि अणु के भीतर कोई क्रिया, गतिशीलता चल रही है। ये भाव आपके भीतर पैदा होता है वायु तत्व के कारण। तो ये तत्व आपका तत्व का गुणधर्म का जो संसार है वो इतना विशाल है कि इनसे इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण हर तरह की चीज जो आप समझने की चेष्टा करते हैं, देखने की चेष्टा करते हैं, वो ये सब पंच महाभूत, पंच तत्व के कारण ही वो पैदा होता है। अब जैसे आप मान लीजिए जहाँ बैठे हैं, कुछ आपको चकोर चीज दिखाई दे रही होगी। कभी आपने सोचा है कि चकोर, इस शब्द पे गौर करिए कि ये मेरे अंदर कोई चीज चकोर, ये कैसे ये भाव मेरे अंदर पैदा होता है कि ये चीज चकोर है। अब ये जो चकोर भाव है ये पृथ्वी तत्व का एक गुणधर्म है। इसके कारण जो जो चीजें चकोर आपको दिखाई देती हैं
वो इसी कारण है कि ये पृथ्वी तत्व के उदय के कारण ये भाव आपके अंदर पैदा हो रहा है। इस नजरिए से जब आप इन 5 तत्वों को देखना शुरू करते हैं, तब आपको ये समझ में आता है कि जब ये लेख में ये कहा जाता है, जैसा कि उस लेख की शुरुआत में हमने देखा कि ब्रह्मांड के निर्माण में 5 तत्वों की अहम भूमिका, उस लेख में ऐसा लिख दिया गया था। लेकिन जब आप इन सारे दृष्टिकोण से 5 तत्वों को देखने की या समझने की चेष्टा करते हैं, तब आपको ये ज़्यादा सरल ढंग से समझ में आता है कि क्यों ऐसा जो है कहा गया। तो इस तरह की जो परिभाषाएं हैं, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे शरीर के भीतर पंच तत्व से वशीभूत जो मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक बोध उत्पन्न होता है या समझने का एहसास पैदा होता है, वही इस दृश्यमान जगत की का कारण भी है, और वही इस दृश्यमान जगत की व्याख्या करने का आधार बनता है। इन पंच तत्वों का अतिक्रमण कर आप किसी भी चीज की व्याख्या नहीं कर सकते, यह संभव है। इनके जो गुणधर्म है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, सारा व्यापार मानसिक, दैहिक, भावनात्मक, ये सब इन्हीं पंच तत्वों के कारण ये हो रहा है। और इसीलिए शास्त्रों में या भारतीय साधना मार्ग में या सनातन दर्शन में पंच तत्वों की इतनी ज्यादा, इतनी अधिक महिमा कही गई है। आत्मविचार या आत्म जिज्ञासा के नजरिए से पंच तत्वों को समझने की प्रक्रिया में एक समय ऐसा आता है जब आपके भीतर ये प्रश्न आता है कि ये जो 5 तत्व हैं जिनका खेल मेरे भीतर चल रहा है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, इसका केंद्र बिंदु कहाँ पर है। तो भारतीय साधना मार्ग में इसका इसका उद्गम स्थल ब्रह्मरंध्र को माना जाता है। एक ऐसा माना जाता है कि जो प्राण क्रिया है, ये ब्रह्मरंध्र में जब शुरू होती है, तब इन तत्वों का उदय होता है, और फिर धीरे धीरे ये क्रिया पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है, और ये तत्व पूरे शरीर के हिस्सों में व्याप्त हो जाते हैं। इसी को, ब्रह्मरंध्र को दिखाने के लिए कि ये स्थान शारीरिक, दैहिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपने देखा होगा बहुत सारी परंपराओं में चोटी रखने की व्यवस्था है। चोटी रखना मतलब यही है कि चोटी रख के ये बताया जा रहा है कि ये वो स्थान है जहां पर पंचतत्व का उदय शुरू होता है, और इसके उदय होने के पीछे प्राण क्रिया का खेल है। लेकिन यह ख्याल रखिए कि ये इस स्थान को, ब्रह्मरंध्र को या चोटी को, अगर आप शल्य चिकित्सा के द्वारा खोलेंगे तो वहां आपको कोई पंचतत्व नहीं मिलने वाला है, ना ही वहां कोई पंचतत्व की क्रीड़ा आपको दिखने वाली है। वहां आपको मस्तिष्क का, ब्रेन का वो हिस्सा मिलेगा जो विज्ञान बताता है, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप ये चोटी वाले हिस्से को खोलेंगे शल्य चिकित्सा से, तो आपको ब्रेन ही मिलेगी, वहां कोई पंचतत्व के कोई दर्शन नहीं होने वाले हैं। इसकी वजह ये है कि ये पूरा जो प्राण क्रिया का पूरा जो व्यापार है, खेल है, पंचतत्व शरीर में कैसे उदय होते हैं, ये सब साधना मार्ग में देखी गई चीज है। ये कोई वैज्ञानिक चीजें नहीं है, ये साधना मार्ग में योगियों द्वारा, संत ऋषियों द्वारा देखी गई चीज है, और इसका विज्ञान से सीधा कोई संबंध नहीं है, और ये विज्ञान के विरोध में भी नहीं है। इस बात का ख्याल रख लेना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में पंचतत्व के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, वह सब समाधि से उत्पन्न हुए अनुभव के आधार पे ही कहा गया है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पंचतत्व की का पूरा खेल ये समाधि की किसी गहरी अवस्था में उद्घाटित होता है। ये रहस्य सिर्फ समाधि में ही मालूम पड़ता है, समाधि में ही इस रहस्य का प्रकटीकरण होता है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये एक व्यक्तिगत अनुभव है। एक व्यक्ति
जो साधना में रत है, ये अनुभव सिर्फ उसी को होगा। ये सार्वजनिक रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ये संभव नहीं है कि कोई किसी सार्वजनिक मंच से आप प्राण तत्व को दिखा पाए। ये एक व्यक्तिगत अनुभव है। इस बात को ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यह सब साधना मार्ग से ही पैदा होता है, साधना करने से पैदा होता है, और ये सब समाधि की अवस्था में ही देखी गई चीजें हैं। जब आप आत्मविचार, आत्मबोध के नजरिए से पंच तत्वों को समझते जाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि आपका आपके जीवन का जो दैहिक, मानसिक और भावनात्मक, ये तीनों व्यापार जो चलता रहता है, इन सब के पीछे ये पूरा खेल ये पंच तत्वों का ही है और कुछ नहीं है। इस कारण जब इस वीडियो का टाइटल मैं खोज रहा था, तो मुझे लगा कि ये पंक्ति इसे समझाने के लिए अच्छी है। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो। ये गुलजार का एक बड़ा लोकप्रिय गीत है। हालांकि वो गीत किसी और संदर्भ में कहा गया है, पर मुझे लगा कि इसको हम यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पंचतत्व एक ऐसा एहसास है जिसमें आप पूरे सवेरे से पूरी रात तक आप डूबे रहते हैं। सवेरे जब आपकी आंख खुलती है और आपको बिस्तर का जो कठोरपन है वो महसूस होना शुरू होता है, और आपके बेडरूम में जो पंखा टंगा हुआ है उसकी तरफ आपके भीतर एक दृष्टि आती है। वहां से आपके भीतर जो भाव शुरू होना आरंभ होते हैं, वहीं से ये सारा खेल शुरू हो जाता है। इसीलिए ये शब्द प्रपंच जो इस्तेमाल किया जाता है, जो आमतौर पे हम कहते हैं कि ये सब प्रपंच है। प्रपंच का मतलब ये सब इन्हीं पांच तत्वों की माया है, इन्हीं सब पांच तत्वों का खेल है जो हमारे जीवन में चल रहा है। इस वीडियो को खत्म करने के पहले एक आध बात और कह दूं। प्राण तत्व के बारे में जब आप आत्म जिज्ञासा या आत्मबोध के दृष्टिकोण से काम करना शुरू करते हैं, तो एक समय जरूर आएगा जब आपके भीतर ये प्रश्न प्रबल रूप से जागेगा कि मेरे अंदर कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेरे अंदर कौन है जिसे ये बोध होता है। ये तो हमने देख लिया कि प्राण क्रिया के कारण ये सारे बोध या एहसास पैदा होते हैं, लेकिन अब अगला ज्यादा बुनियादी प्रश्न है कि कौन है मेरे भीतर जिसके भीतर जिसको ये बोध या एहसास होता है। अगर आप इस तालिका पे ध्यान दें, तो यहाँ पर हमने इन पांच तत्वों की का जो गुणधर्म है उसमें एक गुणधर्म ध्वनि से संबंधित है। जब ये पांच तत्व उदय होते हैं तो इनके साथ कुछ ध्वनि भी उदय होती है। तो पृथ्वी तत्व के साथ जो ध्वनि उदय होती है उसे ऋषि मुनियों ने ऐसा करके साधना में सुना। अब इस ये ध्वनि का इस प्रश्न से क्या संबंध है? तो जब आप इन संस्कृत के इस वर्णमाला को देखते हैं, तो आप पाएंगे कि इसमें पहला जो अक्षर है वो अ है। संस्कृत वर्णमाला का पहला अक्षर अ है, और आखिरी जो अक्षर है, वर्ण है, वो ह है। इसी से आपका इन दोनों को जोड़ने से अ और हा, इन्हीं को जोड़ने से आपका जो बनता है उसको हम अहम कहते हैं। अ और हा, और हा को जोड़ने से जो बनता है उसी को हम अहम बोलते हैं। अहम का मतलब मैं का भाव, मेरे भीतर जो जो आ, मैंपन का जो भाव उदय होता है उसी को जो है अहम बोलते हैं। तो ये जो ध्वनि थी अ, इस इसका सीधा सीधा संबंध आपके अहम भाव के उदय होने से है। दरअसल जो प्राण तत्व है उसका संबंध भाषा तत्व और अहम तत्व, इन सब से है। ये सब एक दूसरे पे टिकी हुई चीजें हैं। जब आप प्राण तत्व में गहरे उतरेंगे तो देर सवेर आपको भाषा तत्व का भी महत्व समझ में आएगा।
फिर आपको उसी से ही अहम तत्व के बारे में भी जानने की, प्रयास करने की इच्छा पैदा होगी। पर ये एक अलग विषय है, और ये कहानी फिर कभी इसकी चर्चा किसी दूसरे अन्य वीडियो में हम करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।